हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था नॉर्मेलिटी तक, है ना। तो नॉर्मेलिटी का, मोलैलिटी का डिस्कशन आपसे कर लिया था। वहां पर डिफिनेशन, उनके क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने आपको करवा दिए थे, है ना। उसके जस्ट बाद जो अगली कंसंट्रेशन टर्म्स आती है, जो अगली आपकी यूनिट है, जो अगली आपकी इकाई है, वो है आपकी मोल फ्रैक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज, और इंग्लिश में कहते हैं इसको मोल फ्रैक्शन। इसका सिंबल जो होता है वो एक्स के जैसा ही होता है। एक्स भी बना देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जीटा क्या है, ये जो सिंबल बना है इसको जीटा भी कह देते हैं, कुछ लोग इसको काई कह देते हैं, कुछ लोग इसको जीटा कह देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, कि ये सिंबल आपका, इसको जीटा कहिए या इसको काई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर नहीं बन पाता है तो एक्स भी बना देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन, है ना, यानी मोल अंश या मोल प्रभाज होता क्या है। अंश या मोल प्रभाज जो होता है, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो करना ये पड़ेगा यहाँ पर कि आपको देखिए सबसे पहले सोल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, है ना। एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है ना। किसी भी सोल्यूशन के, या बाइनरी सोल्यूशन कहिए, किसी भी सोल्यूशन में तो फिर अलग अलग हो जाएंगे कंपोनेंट, है ना। हम यहाँ पर बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी का मतलब जो दो लोगों से मिलकर के बना हो, ठीक है। तो बाइनरी सोल्यूशन में कौन कौन से दो कंपोनेंट थे, एक था सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम होती थी, दूसरा था सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी अधिक होती थी, है ना। ज्यादा मात्रा वाले को सॉल्वेंट कहते थे, कम मात्रा वाले को सॉल्यूट कहते थे। तो बस उसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी सोल्यूशन के कंपोनेंट पर आधारित है डिफिनेशन आपकी मोल फ्रैक्शन की, है ना। अगर इसको अपनी भाषा में कहना चाहें तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स of one component and the ratio of moles of all components of solution are called mole fraction। ठीक, तो ये हो गई अपनी भाषा में बात, जो मैंने आपको बता दिया कि सोल्यूशन का कोई एक कंपोनेंट ले लीजिए और उसका रेशियो ले लीजिए टोटल कंपोनेंट के साथ। शॉर्टकट भाषा में कहेंगे तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू वन कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन या एनी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन और अपॉन में टोटल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन या ऑल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। सीधी सी डिफिनेशन बन जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, तो इसमें देखिए लिखा है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट। पार्टिकुलर कंपोनेंट क्यों लिखा है, क्योंकि सोल्यूशन के टू कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, तो पार्टिकुलर कोई भी हो सकता है दोनों में से, इसीलिए वर्ड लिखा है कि पार्टिकुलर, है ना, कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। कहता है कि इसका रेशियो लेना है ऑल कंपोनेंट के साथ। ऑल में क्या होंगे, ऑल में हमेशा दोनों आ जाएंगे भाई। जहां पर ऑल की बात होती है, ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है सभी। तो जहां पर ऑल शब्द का यूज होगा उसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे। जहां पर एनी, एनी का मतलब कोई एक, है ना। तो जहां पर एनी का यूज होता है, जहां पर किसी पार्टिकुलर की बात कर ली जाएगी, उसका मतलब क्या होगा कि वहां पर कोई एक शामिल होगा, ठीक। तो कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन, यहां तक इसकी क्या हो गई डिफिनेशन, है ना। अगर ये कहना चाहे तो मेन आपकी डिफिनेशन यहां से यहां तक की बन गई, ये सोल्यूशन तक की इसकी डिफिनेशन है, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ कि इफ अ सब्सटेंस कैपिटल ए, एक सब्सटेंस ले लिया है, एक पदार्थ ले लिया कैपिटल ए, ठीक। ब्रैकेट में देखिए मैंने कैपिटल ए को क्या माना है, सॉल्यूट माना है। सॉल्यूट का मतलब विलेय, जो मिलाया जाता है या जिस पदार्थ को घोला जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है, विलेय कहलाता है, ठीक। तो ए हो गया सॉल्यूट। डिसॉल्व इन सब्सटेंस कैपिटल बी, है ना, दूसरे सब्सटेंस कैपिटल बी में मिला दिया गया है, घोल दिया गया है। और मैंने आपसे कहा भी था कि जिस सब्सटेंस को मिलाया जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है, जिसके अंदर मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। तो लिखा है कि बी, और बी को मैंने यहाँ पर क्या कहा है, सॉल्वेंट कहा है, यानी बी की मात्रा क्या होगी यहाँ पर ज्यादा होगी, ठीक। एंड दियर नंबर ऑफ मोल्स आर एन ए,
स्मॉल एन, एन क्या होता है, एन होता है मोल का सिंबल और किसका है, ए का, तो इसलिए लिख दिया एन ए। एंड एन बी रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम से, क्रमशः इनके मोल क्या हैं, एन ए व एन बी हैं, ये रिस्पेक्टिवली इनके मोल्स हो गए उस सोल्यूशन के अंदर। ठीक, उसके बाद लिखा है देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर गिवन एज, तो कह रहा है कि देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल ए एंड बी आर गिवन एज। तो हम क्या करेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन है ए का और मोल फ्रैक्शन है बी का किस तरीके से बताते हैं, या निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, ये बात हमको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो इतनी थ्योरी ये क्या है, ये इसकी डिफिनेशन है, यहाँ तक की इसकी डिफिनेशन हो गई। यहाँ से जो थ्योरी लिखी हुई है उसके आधार पर हम फार्मूले को जनरेट करेंगे, फार्मूला बनाएंगे, है ना। अभी ये थ्योरी है, अभी मैं आगे डिस्कशन करूंगा तो पूरा क्लियरिटी हो जाएगी, पूरी बात समझ में आ जाएगी वहां पर। ठीक है, तो इसका क्या करिए कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स वगैरह बनाना चाहें तो आप बना लीजिए, फिर इसके बाद इसका कैसे फार्मूला बनेगा, है ना, उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूँ। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। तो मैंने कहा था कि मोल फ्रैक्शन ए का और बी का किस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना, ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर, है ना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो अब जब ए का मोल फ्रैक्शन लिखना, तो जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना है ऊपर केवल उसी के मोल रहेंगे, नीचे हमेशा क्या रहेंगे, यानी रेशियो में हमेशा टोटल मोल रहेंगे, और टोटल में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो नीचे हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन कहिए या मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कहिए। ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा, है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो नीचे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए यही मेन इसकी क्या है, डेफिनेशन। तो ये मोल फ्रैक्शन ए का है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी जिसका मोल अंश निकालना होगा ऊपर केवल उसी को रखना है, नीचे हमेशा क्या रहेंगे, दोनों रहेंगे, टोटल रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सोल्यूशन लिखा है, सोल्यूशन लिखा है ना, तो यहाँ पर सोल्यूशन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है, तो मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी को सॉल्यूट सॉल्वेंट माना है, कैपिटल ए को सॉल्यूट माना है, कैपिटल बी को सॉल्वेंट माना है। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। तो एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूँ, देखिए मोल फ्रैक्शन का सिंबल, है ना। अब थोड़ा मैं सिंबल के फॉर्म में लिखूं, थोड़ा इसको शॉर्टकट कर लिया जाए, बार बार इतनी इंग्लिश कौन लिखेगा, लिखने से थोड़ा सा बचा जाए, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए मैंने मोल फ्रैक्शन का सिंबल लगा दिया, जीटा या काई कहते हैं इसको, काई कहिए या जीटा कहिए, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। तो काई या जीटा हो गया, किसका मोल फ्रैक्शन है, तो ए का, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको, ए, है ना। देखिए फार्मूला में शॉर्टकट में बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए शॉर्टकट में बन गया, यही ऐसे लिख सकते हैं पूरा ही इस तरीके से। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या रखना है, तो ऊपर ए के मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हमेशा ऊपर केवल उसी के मोल रहेंगे। ठीक, अब देखिए मोल का सिंबल क्या है, इसका मोल पीछे क्या था, मैंने लिखा है अभी थ्योरी में पीछे, इसका मोल कितना माना था, ए माना था, तो इसका मोल कितना हो गया, ए। देखिए ऊपर ए का मोल होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ऊपर केवल उसी का मोल, नीचे हमेशा टोटल मोल। ठीक, तो मोल ऑफ ए हो गया। अब नीचे क्या रखना है, नीचे देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन ए और बी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है ना। तो सोल्यूशन के अंदर क्या होंगे, दोनों के मोल होंगे, सॉल्यूट भी आएगा सॉल्वेंट भी आएगा, है कि नहीं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर देना है तो वो क्या हो जाएगा,
सोल्यूशन। सल्यूट का मोल कितना था? सल्यूट आपका कैपिटल ए था, अभी मैंने पीछे लिखाया है ना, ये वहां पर ना देख सके तो यहाँ पर थ्योरी जो मैंने लिखाया वो यहाँ पर आ गई है थ्योरी। इस थ्योरी में भी देख लीजिए, जो मैंने आपको पीछे लिखाया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि जहां पर ए लिखा था वहां पर मैंने सल्यूट कर दिया था उसके अंदर, जहां बी लिखा था वहां सॉल्वेंट लिख दिया था। बस वही चीज इसमें नहीं लिखी, बाकी पूरी थ्योरी ये सेम है। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया ए का मोल। और नीचे क्या होगा? नीचे हमेशा सोल्यूशन, और सोल्यूशन में सल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होंगे। सल्यूट का मोल कितना है? सल्यूट का मोल है Na। सॉल्वेंट का मोल कितना है? Nb। मैंने लिखाया था Na एंड Nb मोल्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, अभी पीछे लिखाया क्रमशः इनके मोल कितने हैं? Na और Nb। तो नीचे क्या रहेगा? देखिए नीचे रहेगा Na और क्या रहेगा? Nb। ये देखिए, तो मैंने शॉर्टकट में देखिए इसको बना दिया। ये देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ऊपर हमेशा क्या रहेंगे? केवल उसी के मोल रहेंगे। नीचे हमेशा क्या करना है? टोटल मोल रखना है, यानी सल्यूट प्लस सॉल्वेंट रखना है। ठीक, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कौन था? ए था सल्यूट। तो आप यहाँ पर सल्यूट भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ए को मैंने सल्यूट माना था ना, तो आप सल्यूट भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और अगर इसको बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए मैं बता देता हूँ, ओ आर और अथवा, अथवा करके भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये किसका है? ए कौन है? सल्यूट है। देखिए सिंबल बनाया और यहां लिख दिया क्या? सल्यूट। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट बना दिया। अब ऊपर क्या रखना है? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना ऊपर केवल उसी के मोल, तो हमने क्या लिखा है? सल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखा है, तो ऊपर केवल सल्यूट के मोल, नीचे सल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, नीचे हमेशा दोनों का योग रहेगा, ध्यान रखना। ठीक, तो यहां पर देखिए एन सोल्यूट हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा? नीचे हमेशा टोटल रहता है तो सल्यूट और प्लस सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखिए दूसरा मैंने ये बना दिया आपके सामने। ये देखिए मैंने दोनों समझाने के लिए आपको लिख दिया कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा ऊपर केवल उसी के मोल, नीचे हमेशा टोटल मोल, है ना। अब तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। मोल फ्रैक्शन क्या करता है? मोल फ्रैक्शन किसी भी पदार्थ की मात्रा को बताता है कि कोई पदार्थ कितनी मात्रा में विलयन के अंदर उपस्थित है, वो चाहे विलेय हो, चाहे विलायक हो, चाहे सल्यूट हो, चाहे सॉल्वेंट हो। ठीक है, तो दोनों फार्मूले मैंने आपको लिख करके बता दिए बिल्कुल आसान सी भाषा में। और भी लिखना चाहे तो और भी मैं इसके आधार पर फार्मूला आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अब उतना ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ये समझ में आ जाए बस आप इसको कर ले जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे तो बी का मोल फ्रैक्शन मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करता हूं मैं आपको बी का, तो जैसे मैंने ए का लिखा था सेम टू सेम बी का लिखना है। बस बी की बात करेंगे तो ऊपर बी आ जाएगा, नीचे तो हमेशा टोटल ही रहता है, नीचे तो बदलने वाला है नहीं। ठीक है, बस ये हमेशा ध्यान रखना है। तो अब क्या लिखना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पर ए था, अब हम क्या करेंगे? बी का निकालेंगे। बी क्या था? सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो ऊपर सॉल्वेंट के मोल, नीचे हमेशा टोटल मोल। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर दिया। अब क्या रहेगा ऊपर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहां पर क्या लिख देंगे? बी। बाकी तो कोई चेंज होगा नहीं, बी का निकालना तो ऊपर बी रख दिया, जिसका निकालना ऊपर केवल वही रहेगा, नीचे हमेशा टोटल रहेगा। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इस बार बी का निकाल रहे हैं ना, बी सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम कर देंगे बी। अब बी का निकालना था, अब देखिए ऊपर यहाँ पर पहले ए के लिए था, अब बी के लिए निकालना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? बी कर दिया। देखिए बी का मोल फ्रैक्शन निकालना तो ऊपर बी का मोल, नीचे टोटल मोल। और नीचे ये भी ध्यान रखिएगा, नीचे चाहे बी प्लस ए करिए और चाहे ए प्लस बी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक में दो जोड़ेंगे तभी तीन आएगा, और दो में एक जोड़ेंगे तभी तीन आएगा।
ठीक है, तो जोड़ में कुछ बदलने वाला नहीं होता है ना। आप 2 में 2 जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे तब भी 4 आएगा, ठीक, 1 में 3 जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा। तो जोड़ में कोई चीज बदलने वाली नहीं होती है ना, जब एक जैसी यूनिट हो तब, ठीक, ये भी ध्यान रखना। तो चाहे a प्लस बी कर दीजिए और चाहे b प्लस ए कर दीजिए। अगर ऐसे न समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, b प्लस ए कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, है ना। देखिए b और यहाँ क्या कर दिया a, तो इसको भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 में 2 जोड़िए तब भी 3 आएगा और 2 में 1 जोड़िए तब भी 3 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरीके से लिखेंगे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। अब बी क्या था, सॉल्वेंट था, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, देखिए, है ना। ये देखिए ये सॉल्वेंट था तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सॉल्वेंट। तो ऊपर मोल किसका रहेगा, इस बार सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट का, नीचे क्या रहेगा, तो सॉल्वेंट हो जाएगा और प्लस में क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा, ठीक है। ये देखिए तो सॉल्वेंट और सोल्यूट के तौर पर मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से बी सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट के लिए फार्मूला ये देखिए बना दिया। ये देखिए ये बी के टर्म में लिखा है, ये सॉल्वेंट के टर्म में लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया जाएगा, इनको सॉल्व किया जाएगा, है ना। उनका मोल फ्रैक्शन लिखना सिखाया मैंने आपको, ठीक। तो आप क्या करिए कि इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर इसकी जो थ्योरी थी वो एक बार मैं फिर से यहाँ पर लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि जो मैंने बताया है वही थ्योरी में लिखा भी हुआ था, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो अब देख लेते हैं उसके आगे की ओर कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए लिखा है नोट। नोट का मतलब यहाँ पर इस पॉइंट में कोई महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जाएगी। क्या बताया जाएगा, देखिए लिखा क्या है, लिखा है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। कहता है कि द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक, जितने भी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन है उन सभी का जो योग होता है, जो उनका जोड़ होता है, वो किसके बराबर होगा, ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। यानी मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट होंगे किसी भी सोल्यूशन के, तो किसी भी सोल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो योग है, जो उनका सम है, वो किसके बराबर आएगा, हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो देखिए लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कितने भी कंपोनेंट हों, सोल्यूट, सॉल्वेंट या और भी जो कंपोनेंट हों, उन सभी कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा, जो उसका योग होगा, वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है, ठीक। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। ये याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी वहां पर। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि जो सवाल हम लगाएंगे मोल फ्रैक्शन संबंधित, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, उन क्वेश्चंस में क्या होगा, जो आंसर है आपका वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी के मोल फ्रैक्शन का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। देखिए जितने भी, यहाँ तो मान लिया 2 ही थे, अभी 2 से ज्यादा हो जाए कंपोनेंट तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका जितना भी मोल फ्रैक्शन होगा सबका योग किसके बराबर होगा, 1 का। इससे एक चीज ये भी पता चलती है कि सवाल के अंदर किसी एक का, इन दोनों में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लें, दूसरे का आसानी से निकाला जा सकता है। यानी बार बार फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक का यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, दूसरे का 1 से घटा दीजिए, है कि नहीं, तो वो भी निकाला जा सकता है आसानी से। देखिए जैसे मान लिया आपको यहाँ पर सल्यूट का पता चल जाए या किसी का भी निकालना हो, जैसे मान लिया यहाँ पर आप लिख दिया सल्यूट, है ना, सल्यूट लिख दिया, और मान लिया सल्यूट आपको निकालना है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा उधर, माइनस। तो ये देखिए, ठीक, ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता चल जाए तो बार बार फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का योग 1 होता है, 1 से घटा करके दूसरे का मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको फार्मूला लगाने से बच जाएंगे, बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हल नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन फार्मूला, यानी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है उसमें जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, यहाँ पर देखिए लिखा है फार्मूला,
देखिए लिखा है स्मॉल एम। स्मॉल एम किसके लिए होता है? मोलैलिटी के लिए। ये मोललता है आपकी, ठीक। तो मोलैलिटी हो गई मोललता। ऊपर क्या लिखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इनटू में क्या लिखा है? 1000, 1000। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इंटू 1000 अपॉन में क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक। और इनटू में क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, यानी मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है, ठीक। तो सारा मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। ये सल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ये 1000 है, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। जो भी सॉल्वेंट दिया जाएगा उसका अणुभार रखना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, चाहे जो कहिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ये क्या है? तो ये है मोलैलिटी, है ना, लिख लीजिएगा। ये क्या है? तो ये है मोलैलिटी, ये है मोलैलिटी, ठीक। तो ये स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके जे नीट में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड्स में आते रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक छोटी सी बात का डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं मोल फ्रैक्शन को क्लियर कर देता हूँ, ताकि मान लीजिए आपको कोई कमी रह गई हो तो इस बार आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, एक सोल्यूशन मैंने ले लिया, है ना। ठीक, ये कोई एक सोल्यूशन है। इसमें आपका जो ए है, ए क्या है? सोल्यूट है। और बी क्या है आपका? सॉल्वेंट है। ए सोल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा है? सोल्यूट, ठीक। इसको क्या कहा है? सॉल्वेंट, है ना। तो ए सोल्यूट है, बी क्या है? सॉल्वेंट है। और ए का जो मोल है वो मैंने मान लिया Na, और इसका जो मोल है वो क्या मान लिया? Nb, ठीक है। तो ये ए और बी क्या है? सोल्यूट सॉल्वेंट है ना। बना हुआ है आपका सोल्यूशन। इसका मोल कितना है? Na, इसका मोल कितना है? Nb। तो अब आपको वही मोल फ्रैक्शन अगर लिखना है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन लगाते चले जाइए, फार्मूला बन करके तैयार हो जाएंगे सबके, है ना। यहाँ पर मैं आपको एक चीज ये दिखा रहा हूँ कि इनके मोल फ्रैक्शन का जो योग होता है वो 1 के बराबर कैसे आता है ना। तो जैसे ए का मोल फ्रैक्शन लिखा जाए, चलिए देखिए, ए का मोल फ्रैक्शन, ये देखिए। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, केवल समझाने के लिए आपको मैंने ये डायग्राम वगैरह लिया है। अब यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, केवल ध्यान से समझना है, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या पूरा लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब ए का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो ऊपर किसके मोल रहेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ऊपर केवल उसी के मोल, नीचे हमेशा टोटल मोल। ये ध्यान रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये ए का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो ऊपर ए का मोल और नीचे क्या रहेगा? टोटल मोल, यानी सोल्यूशन का मोल रहेगा। सोल्यूशन में सोल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है, तो नीचे हमेशा दोनों का योग रहेगा, ठीक। तो ऊपर मोल किसका रहेगा? सोल्यूट का, यानी ए का निकालना है तो ऊपर ए का मोल, नीचे हमेशा टोटल मोल। तो टोटल में क्या है? दोनों आ जाएंगे, तो Na प्लस Nb, ये देखिए बनेगा ए का, ठीक। बी का देख लीजिए इसी तरीके से, बी का मोल फ्रैक्शन। अब जब बी का लिखना है तो ऊपर बी का मोल रहेगा, नीचे टोटल मोल रहेगा, ठीक। देख लीजिए, बी का मोल और नीचे Na प्लस Nb, है ना। ये देखिए बनेगा, है ना। अब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने आपसे कह ही दिया था जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे Nb प्लस Na करिए, चाहे Na प्लस Nb करिए, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। ये देखिए दोनों का हो गया। अब इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये मैंने मोल फ्रैक्शन लिखना आपको सिखा दिया, फार्मूला। अब मुझे वो बात सिद्ध करनी है कि इन दोनों का जो योग होता है, इनके मोल अंश का जो योग होता है वो 1 के बराबर कैसे आता है, ठीक। तो देखिए, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का योग तो XA या जीटा ए और जीटा बी बराबर किसके आएगा? 1 के आता है ना। ये वाली बात आपको सिद्ध करके, ये वाली बात आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो रखिए दोनों का मान, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? Na अपॉन में Na प्लस Nb, है ना, प्लस में Nb अपॉन में Na प्लस Nb, देखिए हो जाएगा। अब देखिए दोनों के हर क्या है? बराबर है,
दोनों के हर बराबर है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो Na प्लस Nb और अपॉन में Na प्लस Nb, है ना। देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, और कट के ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और कैंसिल होकर के क्या बचेगा, इनके जगह पर 1 बचता है ना। तो देखिए दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। भाई कुछ नहीं बचेगा तो बराबर में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक, तो ये वाली बात मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया था आपको जनरलाइज समझाने के लिए, है ना। अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। उसमें मैं आपको जे नीट में आए हुए, है ना, या आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने मोल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया है तो आपको समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करते रहिए, है ना। देखिए वीडियो पर आते हैं देखने के लिए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए। बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, काफी परिश्रम करना पड़ता है, कम से कम एक लाइक तो कर दिया करिए, है ना। आपको नहीं पता है कि ये कंटेंट तैयार करने में, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो इसलिए वीडियो पर आने से पहले जब वीडियो चालू किया करिए तो कम से कम एक लाइक तो वीडियो को कर दिया करिए, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह मिलता रहे, ताकि हम लोग आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहें इसी तरीके से। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।